नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान और उसकी राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण जो चार्टर रहे हों, राजलेख है या अधिनियम है, उनके बारे में, जिसमें 1833, 1853, 1858, 1861, 1873, 1876, 1892, 1909, 1919 तक कोशिश करेंगे आज इसे क्लियर कर दें। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि 1833 ईस्वी का जो राजलेख था उसमें बंगाल के जो गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। साथ ही इस प्रकार देश की शासन प्रणाली का एक प्रकार से केंद्रीयकरण किया गया था। इसके साथ ही सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था, क्योंकि नियंत्रक मंडल इस कानून को अस्वीकृत कर स्वयं कानून बना सकता था। गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा पारित कानून को अधिनियम कहा जाता है। अधिनियम क्या होते हैं? जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद द्वारा पारित कानून है। दरअसल होता क्या है कि जैसे वर्तमान में जब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों सिग्नेचर कर देते हैं, लोकसभा से पास हो गई, राज्यसभा से पास हो गई, उसके बाद राष्ट्रपति भी उस पर सिग्नेचर कर दिया, तब जाकर वह बनता है अधिनियम। ठीक ना? तो उसी तरह से गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा पारित कानून को क्या कहा जाता है? अधिनियम कहा जाता है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि बम्बई तथा मद्रास की परिषद की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। और अगला है 1833 में ही कि विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया है। तो ये 1833 वाले में विधि सदस्य के रूप में चौथे जो सदस्य है उसको गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया है। अब कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि चाय तथा चीन के साथ व्यापार सहित, ठीक ना, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और कंपनी को सिर्फ प्रशासनिक तथा राजनीतिक दायित्व ही सौंपा गया। ठीक ना? कंपनी के जितने भी व्यापारिक एकाधिकार है, चाय और चीन के साथ व्यापार सहित सबको खत्म कर दिया गया। ठीक ना? यानी खत्म करने का मतलब है कि इंग्लैंड के जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी लोग हैं, भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं, फ्री कर दिया गया। और कंपनी को सिर्फ प्रशासन और राजनीतिक जो दायित्व है उसी को निर्वाह करना है, उसी का पालन करना है। तो विधियों के संहिताकरण, जितने भी विधि यानी कानून बने हैं उनका कोड बनेगा, ठीक ना, संहिता बनेगी, ठीक है, के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का प्राधिकार भी यहाँ पे दिया गया। और यहाँ पे लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम जो विधि आयोग का गठन किया गया और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जितने भी कानून बने थे उनका संहिताकरण करने के लिए बनाया गया था। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध माने कानूनन विरुद्ध घोषित किया गया और 1843 में उसका एक तरह से उन्मूलन कर दिया गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा कि 1833 में ही सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी अधिनियम की धारा 87 ये कह रही है कि कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया है। ये वाले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कंपनी जब भारत में आती है तो जितने भी जाति, धर्म लोग बटे हैं इन सभी को न मानते, उसने साफ कहा कि योग्यता के आधार पर लोगों की नियुक्ति करेंगे। और ये जो प्रावधान है 1833 का धारा 87, याद कीजिए, जो मूल अधिकार है, समानता का अधिकार, उसमें भी ये चीज़ शामिल है। आर्टिकल 14, 15, 16 जो है इसमें सारे ये चीज़ शामिल है। वहाँ भी क्या कहा गया है? सेम यही चीज़ कहा गया है कि किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, रंग के आधार पे अयोग्य न ठहराया जाएगा। तो इस वाला 1833 का जो धारा 87 है वो आपको मूल अधिकार में हमें दिखाई देता है। अब यहाँ देखेंगे गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार 1833 के अधिनियम के तहत ही दिया गया था। अब भारत में संविधान निर्माण का जो आंशिक संकेत है आपको इसी चार्टर से दिखाई देते हैं। तो जो भी चार्टर है उसका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको कंठस्थ करके चलें। अब हम लोग देखेंगे 1853 का राजलेख। ठीक ना? 1853 के राजलेख में क्या है कि भारतीयों द्वारा कंपनी की प्रतिक्रिया शासन की समाप्ति की मांग और गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा कंपनी के शासन में सुधार हेतु प्रस्तुत रिपोर्ट के संदर्भ में पारित किया गया था, जो 1853 का था। इस अधिनियम द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई थी। जितने भी विधायी कार्य हैं उनको प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया जाएगा। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद
की स्थापना की गई। तो विधि निर्माण हेतु क्या किया गया? 1853 में 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई है। इस चीज की याद रखिएगा कि विधान परिषद की स्थापना किसमें हुई? 1853 के जो राजलेख है उसके द्वारा हुई है। तो विभिन्न क्षेत्रों और प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया 1853 के तहत। विधान परिषद का प्रमुख कार्य देश के लिए क्या था? विधि बनाना था। और किंतु इस विधि को अधिनियम बनाने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक होती थी और ऐसी विधियों को गवर्नर जनरल वीटो भी कर सकता था। ठीक है। बंगाल के जो प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया है। विधि सदस्य को लेफ्टिनेंट जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बनाया गया। यानी कंपनी में अगर किसी को कर्मचारी नियुक्त होना है तो प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर, ये किसके तहत? 1853 के तहत। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार दिया गया। ठीक ना। अब निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से कम करके 18 कर दी गई। यह एक्ट भारतीय शासन के यानी ब्रिटिशकालीन इतिहास का अंतिम चार्टर यानी राजलेख, राजलेख यानी राजा का लेख, जो राजा का आदेश होता था, यह था। इंग्लैंड में एक विधि आयोग का गठन तथा भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए किया गया था। अब इसके बाद अगला जो अधिनियम चालू होता है वो है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के ऊपर अपना नियंत्रण नहीं रख सका। ठीक ना। अब कंपनी के नियंत्रण नहीं रह सकता, तो भारत में कंपनी की जो दोहरी शासन व्यवस्था पूरी तरह से उत्तरदायित्व विहीन, असुविधाजनक, साथ ही साथ क्लेशकर यानी लड़ाई झगड़ा, टेंशन वाला काम तथा जटिल हो चुकी थी। तो जिसके कारण 1857 की राज्य क्रांति हुई। तो जितने भी 1857 की क्रांति से पहले जितने भी एक्ट थे उसकी वजह से क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक तरह से मनमर्जी चलती थी, लूट खसोट की चलती थी। वो अधिनियम बनते, राजलेख बनते, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि उनको 100% वो पालन करती। फलस्वरूप तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन ने कंपनी शासन की समाप्ति हेतु विधेयक प्रस्तुत किया, किंतु वह पारित नहीं हो सका। तो अप्रैल 1858 में संसद ने दूसरा विधेयक भारत सरकार अधिनियम 1858 एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम से पारित किया। इसके द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर सम्राट के हाथों में शासन सौंप दिया गया। कहीं ना कहीं सम्राट ज़्यादा बेहतर तरीके से चलाते, कंपनी से तो ज़्यादा बेहतर होते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया 1858 के अधिनियम के तहत। अब भारत का जो शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत सचिव की नियुक्ति होती है 1858 के अधिनियम के तहत। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक ना। और इसकी सहायता हेतु 15 सदस्यीय भारत परिषद का भी गठन किया गया। कितने थे? 15 सदस्य थे। इसके 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार यानी सम्राट द्वारा और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा मनोनीत किए जाते थे। ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभी अधिकार भारत सचिव तथा उसकी परिषद को सौंप दिया गया था। इस प्रकार अधिनियम द्वारा भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो चुका था। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर अब वायसराय कर दिया गया। तो यहाँ पे 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश सामग्री विक्टोरिया थी, जो महारानी थी, ने भारत के संबंध में महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणा किया कि जिसे भारत के शिक्षक वर्ग द्वारा, जो शिक्षित एजुकेटेड क्लास थे, उन्होंने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। ठीक ना, ये चीजें। इसके बाद स्टार्ट होता है आपका 1861 का ये वाला। तो 1861 में हम लोग देखेंगे, ठीक ना, कि 1861 ईस्वी का अधिनियम। देखिए 1861 में जो आईपीसी ये सब जितने भी हैं आज भी चल रहे हैं। ठीक ना। तो जो कानून बने हैं, ऐसा नहीं है, मान लीजिए जो 1833, 53, 58 में है, तो उनकी चीज़ें वर्तमान संविधान में भी कई चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक ना। वो तर्कसंगत है तभी वो बनी हुई हैं। तो 1861 भी है। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 जो है 1861 में भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात यहीं से किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से
कई चीज़ें हुई, जैसे गवर्नर जनरल को विधायी कार्यों हेतु नए प्रांतों का निर्माण का, ठीक ना, अगर विधायी काम करने के लिए नए प्रांत का निर्माण कर सकता है। नवनिर्मित प्रांत में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। उसे किसी प्रांत या प्रेसिडेंसी या अन्य किसी क्षेत्र को विभाजित करने या अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार भी दिया गया। अधिनियम द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों को 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। 5वें सदस्य को विधि वेता होना भी अनिवार्य कर दिया गया। तो केंद्रीय सरकार को सार्वजनिक ऋण, वित्त, मुद्रा, डाक, तार, धर्म, स्वतत्वाधिकार के संबंध में प्रांतीय सरकार से अधिक अधिकार प्रदान किए गए। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि केंद्र यहाँ पे लगातार अपनी मजबूती को बनाए हुए है। और भारत परिषद को विधायी संस्था बनाया गया और उसे भारत में रहने वाले जितने भी ब्रिटिश तथा भारतीय प्रजा हैं, भारत सरकार के जो कर्मचारी हैं, भारतीय रियासतों, सम्राट के राज क्षेत्र के अधीन रहने वाले व्यक्ति, सभी स्थानों, वस्तुओं के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक ना। अब गवर्नर जनरल की विधान परिषद की संख्या में वृद्धि भी की गई। अब इस परिषद में कम से कम 6 सदस्य, अधिक से अधिक 12 सदस्य हो सकते हैं। ये सदस्य 2 वर्ष के लिए मनोनीत किए जाते हैं। इस अधिनियम में वायसराय की परिषद में अधिक सुविधा से कार्य करने के लिए नियम बनाने की अनुमति दी गई, जिसके आधार पर वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली, ठीक ना, डिपार्टमेंट जो सिस्टम है, की शुरुआत इन्होंने ही की थी। और कैनिंग ने विभिन्न विभाग विभिन्न सदस्यों को दिए जो उस विभाग के शासन के लिए, प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता था। इस प्रकार भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव 1861 के अधिनियम से ही पड़ती है। इस चीज को याद रखिएगा। अब यहाँ देखेंगे कि गवर्नर जनरल भारत की शांति, सुरक्षा व ब्रिटिश हितों के लिए परिषद के बहुमत की उपेक्षा कर सकता था, उसको वीटो हासिल थी। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार 1861 के अधिनियम के तहत प्राप्त होता है। ठीक है, अध्यादेश जारी कर सकता है, किसी नया कानून है तो उसे तुरंत अध्यादेश के जरिए लागू कर सकता है। मद्रास तथा बम्बई की सरकारों को भी व्यवस्थापिका का अधिकार यहाँ प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद सप्ताह में एक बार बैठक करती, जिसकी अध्यक्षता वायसराय किया करता था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधायिका तथा देश के शासन के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है। याद रखिएगा कि 1861 का जो कानून है वो कहीं ना कहीं प्रांतीय विधायिका, प्रांतों में जो विधायिका है उसकी, और देश के शासन के विकेंद्रीकरण का यहाँ से प्रारंभ होता है। अब है अगला है हमारा 1873 का। तो 1873 के अधिनियम में बस यही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी समय भंग किया जा सकता है। तो इसी के अनुसरण में 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से इसे भंग कर दिया गया। ठीक ना। तो 1873 वाले में यही था कि इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भंग किया जा सकता था, और 1 जनवरी 1884 को इसको भंग कर दिया गया। फिर शाही उपाधि अधिनियम 1876 है। तो इसमें है कि इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की जो केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया, जो सड़क, पुल, पुलिया ये सब बनाने का काम है, ठीक ना, स्कूल है, हॉस्पिटल है, ये सब सौंपा गया। और 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री महारानी, हाँ, तो जो विक्टोरिया है उसको सम्राज्ञी, ठीक है, महारानी घोषित किया गया। अब हम अगला चलेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892 की ओर। देखिए 1892 में 1857 में हुई जो राज्य क्रांति है और शिक्षा के प्रसार ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना बहुत ज़्यादा सुदृढ़ कर दी। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, फिर इरबर्ट बिल विवाद हुआ, ठीक ना। इसके पश्चात भारत को प्रशासन और विधि निर्माण में अधिक प्रतिनिधित्व देने की, ठीक ना, मांग ने काफी जोर पकड़ लिया। अब जिसके फलस्वरूप यह अधिनियम पारित किया गया, ठीक ना। इसके द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 10, न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 नियत की गई थी। इसके बाद बंबई, मद्रास, बंगाल प्रांतों में न्यूनतम 8, अधिकतम 20 सदस्यों, उत्तर पश्चिम प्रांत में अधिकतम 15 अतिरिक्त सदस्य नियुक्त किए गए। तो निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है कि निर्वाचन पद्धति इस अधिनियम से स्टार्ट हुए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रांतीय परिषदों की जो गैर सरकारी सदस्य हैं, नगरपालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, वाणिज्य मंडल अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे।
इन्हें मनोनीत सदस्य भी कहा जाता था। तो परिषद के 1892 का अधिनियम चल रहा है। तो परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई तथा सदस्यों के बजट पर बहस करने, प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया, किंतु मतदान करने या अनुपूरक या पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। जैसे हम बोल रहे हैं कुछ पूछना हुआ आप पूछ सकते हैं, तो वैसा यहाँ पे अधिकार नहीं था। इस प्रकार के अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली तथा अंशतः संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ यहीं से होता है। ठीक ना। देखिए कानून जो धीरे धीरे विभिन्न एक्ट आते गए हैं आते गए हैं आते गए हैं, तो कहीं नहीं एक एक स्टेप हम लोग चढ़ते गए हैं, तब जाके हम लोगों ने एक अच्छा संविधान अपने लिए बनाया है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे आगे कि भारत परिषद अधिनियम 1909 में आ जाते हैं। तो इसको बनाने वाले थे मार्ले मिंटो, सुधार भी कहा जाता था। ठीक ना। मार्ले भारत सचिव था, मिंटो यहाँ का वायसराय था। तो मार्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य 1892 के अधिनियमों को